के आया हमें ट्रॉपिकल साइड में जाना है या फिर हमें जाना है साइडेरियल। हमारे पास दो किस्म के आइलैंड्स में होते हैं। रजब भाई रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया आपने? हाँ सर, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की गई। मैं कहना रही थी कि आप बात कर रहे हैं या पढ़ाना शुरू किया? मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं रिकॉर्डिंग जूम पे नहीं कर रहा, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ लॉगिटेक के सॉफ्टवेयर पे। ओके सर। चूंकि जूम के सॉफ्टवेयर पे लॉगी ये जो रिकॉर्डिंग है बहुत स्लो आ रहे। ओके सर, सॉरी सर आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आप लोगों का हक बनता है, आप सवाल करें। सवाल करेंगे तो ही मामलात पे जा कर के हल होंगे और हमें कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। मैं ज़रा आइलैंसबा के हवाले से एक जो आपकी मैंने पीडीएफ तैयार की है उसी को बुनियाद बना के हम आगे चलते हैं, क्योंकि वही आपने आगे पढ़नी भी है और वही आपने आगे समझनी भी है। ऐसा ही है? जी सर। जी सर। तो आइलैंसवा के मानी क्या है? हिंदी ज़बान का ये वर्ड है और हमारे सागर भाई चूँकि कलकत्ता अपना सॉरी ढाका में रहते हैं और ये हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि हिंदी में आइलैंसवा के क्या मीनिंग्स लिए जा। रजब भाई ये संस्कृत के वर्ड है, अगर इस वर्ड को मुख्तसर करके अगर बताया जाए ना तो ये बताता है खुद के बारे जाहिर करना। आयामशा के मतलब मैंने खुद ही को जानना, इस तरह की इसके मीनिंग्स आएंगे उर्दू में। सही। अच्छा, मैंने जो पढ़ा और जो तहकीक की तो उसके हवाले से भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये बेसिकली आयाना और अमसा ये दो वर्ड का मजमूआ है। आयाना और अमसा। आयाना के माने हैं हरकत और अमसा के माने हैं हिस्सा या वक्त। समझ रहे हैं? जी सर। अब आया नामसा ये बेसिक हो गया। इसकी अगर हम मिला के मानी करेंगे, सॉरी सागर भाई, मैंने आपकी बात का अगेंस्ट ये ऑप्शन कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने तो बस एक बात है कि बहुत सारे ट्रांसलेट्स में बहुत सारा चीज निकल आता है, मैं वो संस्कृत की उस वर्ड की मीनिंग बताया। अब नजूम पे उस चीज को एक तरतीब से वो नाम चेंज करके भी रखा जाता है ना। ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मैंने उस वर्ड की मीनिंग बताया है। सही। तो बहरहाल इसके जो मीनिंग्स आ रहे हैं और जो मैंने चैट जीपीटी पे भी और संस्कृत में भी जो इसके मीनिंग्स लिए, तो इसके मतलब ये आ रहे थे कि हरकत और वक्त, वक्त की हरकत कह लें या हरकत का वक्त कह लें, ये बुनियादी तौर पर आया नामसा के मतलब है, मतलब। अच्छा, पूरे नजूम में दो किस्म के आया नामसा राइज है। बुनियादी बुनियादी तौर पर दो है। जिस तरह अगर हम आलम इस्लाम की बात करते हैं तो आलम इस्लाम में कहा जाता है कि 72 फ़िरके हैं या 73 है, लेकिन आलम इस्लाम में दो बड़े जो मकतबा फ़िक्र आपको मिलेंगे, वो एक अहले सुन्नत मिलेंगे और एक अहले तशय्युअ। फिर कुछ
फिरके अहले सुन्नत में आगे जाकर बन गए और मुसलमानों का तो दाखला बंद है मस्जिद अक्सा में। भाई मस्जिद अक्सा में तो दाखला बंद है, वो अलग एक मैटर है। खैर एनीवे, मैं आपको जो मिसाल दे रहा हूँ वो ये मिसाल देने की है कि जिस तरह दो मकतब फ़िक्र पूरे आलम इस्लाम में है, फिर उसमें आगे चल कर के बहुत सारे फ़िरके बन गए, अहले सुन्नत में भी, अहले तशय्युह। तो लेकिन बुनियादी तौर पर यहाँ जो तकसीम है वो ये दो बड़े मकातब फ़िक्री है, ट्रॉपिकल एंड साइडेरियन। ट्रॉपिकल आइनेंस्मा और साइडेरियल आइनेंस्मा। ट्रॉपिकल आइनेंस्मा क्या है और साइडेरियल आइनेंस्मा क्या है, इस चीज़ को हम पहले समझेंगे और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस किस सूरत हाल में हो रहा है, इस पर आज की हमारी ये सारी गुफ्तगू चलेगी। जायचा, आपने पिछली क्लास में आपने देखे कि 3 किस्म के जायचे के जो एक नक्शे हैं वो हमारे यहाँ राइज है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और साइडेरियन। अच्छा, इन तीनों किस्म के जायचों में आप अपनी मर्जी से ट्रॉपिकल आइनेंस्मा भी रख सकते हैं और साइडेरियल आइनेंस्मा भी रख सकते हैं। इसकी कोई कैद नहीं है कि रेडिकल चार्ट में आपको यूनानी नजूम के हिसाब से ट्रॉपिकल आइनेंस्मा रखना है और जो साउथ और नॉर्थ इंडियन स्टाइल है उसमें आपको साइडेरियल आइनेंस्मा रखना है। इस वक्त जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही है मोबाइल पर, एंड्रॉयड पर, लैपटॉप, डेस्कटॉप या इंटरनेट पे लाइव वेब पेजेस में जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं उनके अंदर आइनेंस्मा की इख्तियारी तौर पर इस्तेमाल करने का ऑप्शन होता है। आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आप वेस्टर्न नजूम के फॉलोअर हैं तो आप वेस्टर्न ट्रॉपिकल आइनेंस्मा को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इंडियन नजूम या वैदिक नजूम के फॉलोअर हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से वैदिक नजूम का आइनेंस्मा तजवीज़ करके उस पर जायका बना सकते हैं। इसकी कोई कैद नहीं है कि रेडिकल चार्ट और स्क्वायर चार्ट, इन दोनों चार्ट्स के अंदर कोई एक कैद नहीं है कि ये आइनेंस्मा खसूसन इसी के लिए बना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको? सर एक क्वेश्चन था, जी, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आगे चल के मैं बता रहा हूँ आपको। ओके सर, ओके सर, यहाँ तक ओके। हाँ, अब देखिए ट्रॉपिकल क्या है। सबसे पहले हम ट्रॉपिकल को देखते हैं। ट्रॉपिकल कहते हैं खते इस्तावा। अगर आपने ग्लोब देखा हो, ये जो जिस पर नक्शा होता है, अमूमन आपको कहीं ऑफिसेज में, इंटरनेट, जी सर, राउंड जो ब्लू रंग में होता है। जी, जो ब्लू रंग में होता है, जी इस ग्लोब के ऊपर नॉर्थ टू साउथ 360 डिग्री के रेडियस बने हुए होते हैं और इसी तरीके से ईस्ट टू वेस्ट 360 डिग्री के रेडियस बने हुए होते हैं। अब ज़मीन की गर्दिश में याद रखिएगा, नॉर्थ और साउथ पोल कांस्टेंट है और ज़मीन की जो गर्दिश है वो ईस्ट और वेस्ट में हो। यही वजह है जिसकी वजह से हमें सूरज तुलू भी नज़र आता है
और गुरूब भी नज़र आता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सूरज मगरिब से निकल रहा हो, क्योंकि मशरिक़ से जो ज़मीन की गर्दिश है वो मगरिब की जानिब है, तो इसी ही वजह से सूरज हमें तुलू होकर मशरिक़ से नज़र आता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है। अब इस फ़लसफ़े को समझिएगा, सूरज अपनी जगह मौजूद है, ये बात तो हमारी पिछली क्लास में हो चुकी है। सूरज हरकत नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है? हेलो, जी सर, जी सर, जी सर। कुछ बोलते रहा करें ताकि पता लगे कि मैं भी नहीं सो रहा और आप भी नहीं सो रहे। जी सर, जागे हुए ही हैं सर। सिग्नल कट रहा था, आ रहा था सर, आपकी बातें सुन रहे हैं सर। अरे तवज्जो से सुन रहे थे ना, इसीलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अच्छा, अब होता ये है कि देखें, सूरज अपनी जगह कायम है, ज़मीन गर्दिश करते हुए जब सूरज के सामने आती है तो ज़मीन का जो जो हिस्सा सूरज के सामने आता है उस हिस्से पर फजर हो जाती, सूरज तुलू हो जाता। ठीक है, अब ज़मीन की जो गर्दिश है वो एंटी क्लॉकवाइज आप जब लेंगे, मीन्स मशरिक नीचे को आगे बढ़ेगा और मगरिब ऊपर से मशरिक की जगह पर आ जाएगा। तो अब जो हिस्सा हमारा सुबह मौजूद था 170 डिग्री पे, निसफुल नहार या दोपहर के वक्त वही हिस्सा हमारा कायम हो जाता है बिल्कुल 90 डिग्री पे जब सूरज हमारे सर पे होता है। ऐसा ही होता है, और यही ज़मीन जब गर्दिश करती हुई सूरज की आखिरी पॉइंट को छूते हुए अंधेरों की तरफ बढ़ती है तो हमारे पास रात हो जाती है। ये छोटा सा एक, अगर फ़लसफ़ा समझना चाहें तो मैं आपको एक तरीका बता, बहुत सादा सा और आसान सा तरीका। आप एक कोई भी बॉल ले लें, मेरा ख्याल है हर घर के अंदर बच्चे या बड़े फुटबॉल या क्रिकेट बॉल खेलते ज़रूर हैं, और एक ले लें आप लेज़र लाइट या टॉर्च। लेज़र लाइट या टॉर्च को एक जगह फिक्स कर दें और अब आहिस्ता आहिस्ता आप उस बॉल को या फुटबॉल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हरकत देंगे। जैसे आप हरकत देंगे तो आप ये देखेंगी कि फुटबॉल का एक हिस्सा जो रोशनी में था वो एक चक्कर पूरा होने के बाद अंधेरे की तरफ चला गया है, जिस तरफ टॉर्च की रोशनी नहीं पड़ रही वो अंधेरे में होगा, वो डार्क होगा, और जिस तरफ आपकी टॉर्च की रोशनी पड़ रही होगी वो बेसिकली रोशनी में होगा, वहाँ दिन दोपहर शाम, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि सूरज नज़र आ रहा होगा। इन तमाम चीज़ों को आप तजर्बतन करके देख लीजिएगा, वरना मैं जो वीडियो शेयर करूँगा उस वीडियो में आपको इसकी एक क्या कहना चाहिए, डेमो होगा। एनिमेशन डेमो होगी, आप उसमें बाकायदा देख भी लीजिएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि किस तरीके से सुबह होती है और किस तरीके से शाम। अब आ जाते हैं हम आयनेस्मा की दोनों बातों में। ट्रॉपिकल आयनेस्मा, ट्रॉपिकल आयनेस्मा क्या है कि ज़मीन को 0 डिग्री बुर्ज हमल पे मान लिया जाए और सूरज को भी 0 डिग्री बुर्ज हमल पे मान लिया जाए। ये बेसिकली ट्रॉपिकल आयनेस्मा कहलाता है। जब आसमान के नक्शे में कहना चाहिए कि
आसमान पे देखिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं। ये जो जहाज सफर कर रहे होते हैं ना, जिसको हम एरोप्लेन कहते हैं, इन एरोप्लेन्स के लिए बाकायदा आसमान में रूट बने हुए हैं, नक्शे बने हुए हैं, और वो नक्शे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बुनियाद पर तजवीज़ किए जाते हैं कि आपने इस लॉन्गिट्यूड पे इतनी हाइट पर सफ़र करना है, और अगर इस लॉन्गिट्यूड से हट के आप दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ ये होगा कि उस लॉन्गिट्यूड पे अगर कोई आगे से जहाज़ आ रहा है और उसकी हाइट भी सेम है तो दोनों जहाज़ आपस में टकरा जाएंगे और एक फ़ज़ा में क्रैश हो जाएंगे। क्रैश हो। जी जी। अब ट्रॉपिकल आइलैंड्स में ये किया जाता है कि जिस तरह ज़मीन के 12 हिस्से करके 12 बुर्जों में ज़मीन को तकसीम कर दिया गया, इसी तरीके से आसमान पर ये जो हमारा ऑर्बिटल सिस्टम है, सन ऑर्बिट का सिस्टम जो है, इसको भी 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ट्रॉपिकल आइलैंड्समा के कायदे और कानून के मुताबिक ज़मीन भी 0 डिग्री पर है और आसमान पर जो सितारे हैं वो भी अपनी जगह 0 डिग्री पर मौजूद हैं। यही वजह है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तहवील आफ्ताब, जिसको हम लोग नौरोज़ भी कहते हैं और उसको नौरोज़ के नाम से भी जाना जाता है, जी सर। तहवील आफ्ताब वेस्टर्न नजूम के मुताबिक 20 या 21 अप्रैल को हो जाती। अमूमन मार्च को। हाँ, सॉरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 20 या 21 मार्च को 0 डिग्री बुर्ज हमल पर शम्स तहवी कर जाता है और शम्स की इस तहवी को ही नौरोज़ का नाम दिया जाता है। नौरोज़ पर्शियन वर्ड है। आप पर्शियन के वर्ड से मुताबिक ये भी 2 पार्ट हैं, नौ और रोज़। रोज़ माना दिन, नौ माना नया, नया दिन, नए साल का पहला नया दिन। ये नौरोज़ के बुनियादी लुग़वी माने हैं। बाकी हाँ, जो हिस्टोरिकल बातें और हिस्टोरिकल जो हमारे पास इवेंट्स अहादीस और आइमा अलैहिस्सलाम की तवस्सुत से पहुँचे हैं, उस पर अभी ज़ाहिर है हम कोई मजहबी क्लास तो नहीं ले रहे, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता और ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट से हटना नहीं है। एनीवे, अब ट्रॉपिकल और साइडेरियल आइलैंड्समा में चेंज क्यों आया है? मेन मसला ये है, देखें, एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है एस्ट्रोनॉमी में जिसे कहा जाता है प्रीसीशन ऑफ अर्थ। ज़मीन का साउथ पोल पर झुक जाना, ज़मीन का साउथ पोल पर झुकना, और ये झुकाव बेसिकली साइडेरियल आइलैंड्समा की बुनियाद पर, और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। आप अगर आप इसे समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पुराना है तो इसका ऐसा इशू नहीं है। तकरीबन 3.5 डिग्री 8 सेकंड, 8 कहते हैं कॉस, जैसे एक कमान होती है ना, तीर कमान, या फिर आप जैसे किसी दायरे का या सर्कल का अगर एक पार्ट काट लेते हैं तो उसे कॉस कहा जाता है। जी सर। डीप। जैसे आसमान पर बारिश के बाद बाज़ औक़ात कॉस से रात, ठीक है,
और कौसे कज़ा के बारे में भी इमाम हसन का एक फरमान है, लेकिन बहरहाल इसको भी मैं हज़फ इसलिए कर रहा हूँ। सर बता दीजिए। मौला इमाम हसन फरमाते हैं कि कज़ा, काफ, कैंची वाला, जे और हे, ये बुनियादी तौर पर एक शैतान का नाम। तो जब भी कभी आसमान पर आपको रैम्बो नज़र आया करे तो उसे कौसे कज़ा न कहा करें, इसे कौसे हसन कहा जाए, कौसे हसीन कहा जाए, कौसे अहले बैत कहा। ये रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ अल्लामा मजलिसी की जो तफसीर है, तफसीर नूरुल कुरान, अल्लामा मजलिसी की नहीं है, किसी और की है। अल्लामा मजलिसी ने हदीस की है, तफसीर नूरुल कुरान के हवाले से मैं ये आपको रेफरेंस कोट कर रहा हूँ। खैर, ये बीच में एक बात आ गई। अब हम बात कर रहे थे असल में ट्रॉपिकल और साइडेरियल जायची के मुकाबले। अब ये जो 3.5 डिग्री पर ईयर जो ज़मीन का झुकाव होता है, 8 सेकंड की याद रखिएगा, ये 3.5 मुकम्मल सेकंड नहीं है। अगर मुकम्मल सेकंड की बात होती तो अब तक दोबारा कुफानी नू आ चुका हो और कुतुबैन बदली हो चुके होते, हम साउथ पोल से नॉर्थ पे चले जाते और नॉर्थ वाले घूम के साउथ पोल पे आ जाते, ईस्ट साइड वाले वेस्ट में चले जाते और वेस्ट साइड वाले ईस्ट साइड में आ जाते। ये कुर्ब क़यामत की निशानियों में से है कुतुबैन का बदलना। ये बहरहाल उसके पीछे भी प्रिसीशन ऑफ अर्थ है और इसमें भी मैं आपको एक हदीस मासूम की दूंगा। आप वो भी बड़ी परफेक्ट और अथेंटिक हदीस है और हिंदी नजूम के क़वाइदो ज़वाबित उस हदीस की रूह से दुरुस्त साबित होती। ये आपको अभी आगे चल के हम इसके बात करें। अच्छा, अब देखिए, ज़मीन का जो ये झुकाव है ये बुनियादी तौर पर वर्नल इक्विनॉक्स वर्नल इक्विनॉक्स बुनियादी तौर पर ऐसे सिस्टम को कहा जाता है कि जब कुतुबैन से हट करके ईस्ट और वेस्ट साउथ पर झुकाव पैदा होना शुरू हो जाए और बाहर का मौसम तब्दील होना शुरू हो जाए, उसकी वजह से यहाँ पर साइडेरियल आइनेस्मा पर तहकीक की गई। ये याद रखिए। एक वक्त था कि जब इंडियन जो नानक शाही कैलेंडर है, जिसको हम कहते हैं ना चेत, बैसाख, माह, पो, सावन, भादो, जी सर, देसी माँ, देसी देसी महीने के नाम। देसी माह कहते हैं, लेकिन इस कैलेंडर का नाम है नानक शाही। एक नानक शाही भी कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नानक शाही कैलेंडर ईरान के कैलेंडर का नाम है और इस कैलेंडर को बकरमी कैलेंडर कहा जाता। तो बहरहाल ये कुछ तगादात हिस्ट्री के हवाले से हमेशा हमें मिलते हैं, इसलिए कि जिसने तारीख को जिस पहलू से देखा है वो उसी पहलू से तारीख के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है। तो हम किसी तारीखदान को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि उन लोग को तो मरे हुए भी आज हज़ारों साल हो चुके हैं, उन्हें हम कहाँ ढूंढेंगे और कैसे तलाश। एनीवे, अब आ जाते हैं कि साइडेरियल आइलेंसमा की तहकीक का आगाज कब शुरू हुआ था।
देखें, हिपार्कस नामी एक यूनानी माहिर फल्कियात गुजरा है और ये बात है दूसरी सदी कबले मसीह की। तकरीबन अगर हम 2025 में चल रहे हैं तो आप ये समझ लें कि ये तकरीबन 2200 साल पहले की बात, कबले मसीह से पहले है। तो 2000 साल तो कबले मसीह को हो गए, तो 200 साल इससे मज़ीद पीछे चले जाए। तो ये तकरीबन 2200 साल पहले का एक कदीम हैयतदान था, हिपार्कस। हिपार्कस ने इस तब्दीली को महसूस किया। महसूस कैसे किया? अब आप हमें दाद देनी पड़ती है उस दौर के यूनानी, अरबी और जितने भी हैयतदान या जिसको हम एस्ट्रोनॉमिस्ट कहते हैं वो गुजरे हैं, उन लोगों ने खुली आंखों से आसमान का मुशाहिदा किया है। उनके पास दूरबीनें नहीं, क्योंकि पहली दूरबीन जो गैलीलियो ने बनाई है वो बहुत बाद में बनी है, बहुत बाद में, और वो भी कोई इतनी हैवी दूरबीन नहीं थी कि उससे हम सितारों का बाकायदा मुशाहिदा कर सकें। वो गैलीलियो की बनाई दूरबीन कोई बहुत ज़्यादा हैवी दूरबीन नहीं। इस वक्त तो जो मौजूदा दूरबीन है उसका तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 1.10 स्क्वायर एक्स जूम है, तकरीबन 10 लाख गुना। अगर कोई चीज़ 10 लाख मील दूर होगी तो वो इतना फोकस कर देगी कि आपको वो 1 माइल भी न लाए, 1 मील के पास से नजर आएंगे। जो इस वक्त हैवी ड्यूटी दूरबीन मौजूद, जिसको मेरा ख्याल है नासा का नाम अब देखें मेरे जहन से उतर गया है, और नासा ने ही इसे खला में लॉन्च किया और ये अब तक खलाई स्टेशन पर मौजूद है। और वहीं से सियाल चौकी और सियाल की दीगर जो तफसीलें आती हैं वहीं से आ रही। अच्छा, अयनास्मा की हरकत उस वक्त ही सामने आई, और इसके साथ हुआ ये कि कदीम नजूमियों ने भी अपनी अयनास्मा की इक़दार तय की। इसकी वजह से मुख्तलिफ कैलेंडर्स में फ़र्क पैदा हो। अब ये जो फ़र्क चल रहा है, आप में से कितने लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं? यस, रेस्टो से यूज करें। आप एस्ट्रोसेज यूज कर रहे हैं सर। एस्ट्रो से यूज़ कर रहे हैं। जी सर, बीतिक। अब आप उस एप्लीकेशन की अगर सेटिंग में जाएं और सेटिंग में जाकर के उसके आइनेंसमा सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको हिंदी नजूम में भी 7-8 मुख्तलिफ आइनेंसमा मिलेंगे। जी सर, बहुत सारे। बहुत सारे मिले। अच्छा, लाहिरी आइनेंसमा को तरजीह क्यों दी जाती? इसके पीछे कोई लॉजिक किसी की समझ में है? नहीं सर। हुआ ये कि नो सर। 1955 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी तश्कील दी, NC लहरी की क़यादत। उस कमेटी की क़यादत जो थे वो NC लहरी कर रहे थे, और उस कमेटी का नाम रखा गया था कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। वो हुआ ये कि 1955 से पहले मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आइनेस्मा को बेस बनाकर जो इंडिया के त्यौहार होते थे ना, जैसे आपने देखा होगा बैसाखी का मेला, यकम बैसाख को बैसाखी का मेला लगता। पंजाब में शायद सैयदा नकवी आपको कहीं सुनने को मिला हो कि बैसाखी का मेला लगाओ, जी सर, जी सर। क्योंकि इंडिया और हमारे यहाँ आज तो। जी जी बोले। हेलो।
कह रहा था हमारे यहाँ आज भी बैसाखी मेला। बिल्कुल लगता है। मेरी अपनी नानी के गांव में 13 या 14 अप्रैल को जब गंदुम कट चुकी होती है, तो उसके बाद जब बैसाख की पहली तारीख आती है, मेरे ख्याल अप्रैल में आती है या मई में आती है, उस यकम बैसाख को बाकायदा हमारे जो पंजाब का गांव है चकवाल में, उसमें अब भी मेला लगता है, बैसाखी का मेला लगता है। और वो मेला किस खुशी में होता है कि किसान और दहकान लोग अपनी फसलें वगैरह उठाकर कुछ फसलों को बेचते हैं, उनके पास रुपया पैसा, कुछ उनकी मेहनत उन्हें वसूल होती है, साल के लिए खाने का अनाज उन्हें मिल जाता है। तो वो जो रकम अनाज बेच करके उन्हें मिलती है, उस रकम से वो खुशियां मनाने की खातिर इस मेले का इनेकाद किया जाता है। बहरहाल हुआ ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई, और कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी का काम ये था कि वो एक ऐसा मुस्तनद कैलेंडर तैयार करे जिसकी बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में एक कैलेंडर राइज हो, और उनके जितने भी मजहबी त्यौहार हैं, जिसमें दिवाली है, नवरात्रि है, होली है, या और इनके मखसूस त्यौहार आते हैं जिसमें ये मुख्तलिफ पूजा पाठ सर नवरात्रे होते हैं और पता नहीं क्या क्या। बहुत होते हैं। करवा चौथ का इनका त्यौहार आता है, जब मुकम्मल चांद में वो रोज़ा रखा जाता है। तो इनके त्यौहार बहुत हैं, बहुत त्यौहार हैं। अब होता यही था कि इन त्यौहारों में डिफरेंस आ रहा था। कुछ लोग त्यौहार मना रहे थे चांद की किसी तारीख को, और कुछ लोग त्यौहार मना रहे थे चांद की किसी तारीख। तो ये जो तारीख़ों का तज़ाद था, इस तज़ाद को ख़त्म करने के लिए उस वक्त के जो इंडिया गवर्नमेंट के बड़े लोग थे, उन्होंने ये तय किया कि हम इस पर एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाते हैं, और इससे का मकसद यही था। चले, अब कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बन गई। तेईस दर्जे का फर्क यकदम आ गया। 23 दर्जे वेस्टर्न और इस नजूम के अंदर 23 डिग्री का फर्क पैदा हो गया। वैदिक नजूम फर्क क्यों पैदा हुआ, या क्यों पैदा किया गया? सितारों की अलाइनमेंट को और ज़मीन की अलाइनमेंट को मैच करने के लिए 24.3 डिग्री नेचुरल प्लैनेटरी आइनेंसमा में से नफ़ी कर दिया जाता है ज़मीन के झुकाव का फर्क, जिसकी बुनियाद पर बनता है वैदिक नजूम का साइज। अब आप देखें, ये कौन सा साल चल रहा है? 2025। और लाहिरी आइनेंसमा ने किया क्या है? ये बुनियादी तौर पर याद रखने की बात है। कभी किसी मुनज्जिम से आप अगर सवाल कर भी लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि आपको 80-90% जो मुनज्जिमीन है वो इसका दुरुस्त जवाब नहीं दे पाए। और आपको अपडेट करने का मतलब सिर्फ ये है कि जब कोई शख्स अगर हमसे बाज़ औक़ात पॉइंट आउट कर देता है कि जनाब आप वेस्टर्न को छोड़ करके ट्रॉपिकल आइनेंसमा को छोड़ करके आप आ गए हैं साइडेरियल आइनेंसमा पे, और साइडेरियल आइनेंसमा में ये जो आपने 24.3 डिग्री का फ़र्क रखा है,
इसके पीछे जो लॉजिक है हमें उस लॉजिक या उस मुस्तनद दलील का कोई एक प्रूफ दे। ये सवाल आप अपने तौर पर किसी भी अच्छे नजूमी से करके देखिएगा, बहुत कम नजूमी इस सवाल का जवाब आपको दे पाएंगे। आपके माइंड को, आपके जहन को अपडेट करने का मतलब ये है कि जब भी कोई शख्स आपसे सवाल करे तो आप उसे बर्जस्सा जवाब दे सकें, उसे मुतमईन कर सकें कि इसकी वजूहात ये हैं। सन 285 ईस्वी को सिफर माना गया। कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी में NC लाहिरी ने सन 285 ईस्वी को सिफर डिग्री एक्यूरेसी माना है ज़मीन की और आसमान पर मौजूद सितारों की जो कैफियत है, जो उनके दर्जात हैं, उन दर्जात को सिमिलर माना गया, 0 डिग्री डिफरेंस माना गया सन 2085 की बेस बना करके। एक तो ये अपने माइंड में रख लें। अब देखिए कि साइडेरियल डिफरेंस कितना होता है हर साल 3.5 सेकेंड, 3.5 आर्क सेकेंड साइडेरियल डिफरेंस पैदा होता है ज़मीन के झुकाव की वजह से। और हालिया पिछले तकरीबन 80 सालों में जिस बेदरेक तरीके से ज़मीन के तवाज़ुन को ख़राब किया गया, आप लोगों को शायद सोशल मीडिया पे ये रिपोर्ट सुनने को मिली होगी कि चाइना ने इतना बड़ा डैम बनाया है कि उस डैम में पानी स्टॉप करने की वजह से ज़मीन की हरकत मुतासिर होकर 0.006 सेकंड स्लो होगी। ये बात आपने सुनी है कहीं? सागर भाई, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कहाँ से क्लास डिस्कनेक्ट हुई थी, ज़रा मुझे ये तो बताएं। सर आप बता रहे थे 23 डिग्री का जो है फर्क आ गया वैदिक और कालकट्टी, सॉरी वेस्टर्न वेस्टर्न। अब 23 डिग्री का ये फ़र्क आया किस वजह से है कि 3.05 डिग्री पर ईयर के हवाले से जो आर्क सेकंड 3.5 आर्क सेकंड का जो झुकाव पैदा हो रहा है, उस झुकाव की वजह से ये फर्क 285 को अगर हम निकाल देते हैं 2025 में से, तो गुज़िश्ता 1740 सालों के अंदर ये डिफरेंस इस वक्त 24.9
3 डिग्री तक पहुंच गया है, 24.3 डिग्री। और ये 24.3 डिग्री बुनियादी तौर पर नफी किया जाता है वेस्टर्न आइलैंड्समा में से, ट्रॉपिकल आइलैंड्समा में से 25.3 डिग्री इसलिए नफी किया जाता है कि ज़मीन का झुकाव जो 24.3 डिग्री साउथ पोल की तरफ हो चुका है, लिहाजा 24.3 डिग्री सितारों को पीछे किया जाए ताकि ज़मीन पर पड़ने वाली सितारों के असरात और सितारों की जो कैफियत है वो सिमिलर हो सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर, साउथ पोल से। साउथ पोल से। ये मेन एक लॉजिक है। अब इस लॉजिक की एक मैंने आपको टेक्निकल वजाहत तो दे दी। अब देखें, लाहिरी अनेस्मा ने इसको चेंज किया और सन 285 ईस्वी को 0 डिग्री की बेस बनाया। ठीक है, उसके बाद एक अनेस्मा आपको मिलता है रामन, बीवी रामन का। आपको ये अनेस्मा भी सॉफ्टवेयर के अंदर आम जाम मिले। डॉक्टर बीवी रामन ने 389 ईस्वी को बुनियाद बना करके 0 डिग्री की बुनियाद बना करके डिफरेंस निकाला है। और यही वजह है कि बीवी रामन का जो आइनस्मा है वो लहरी आइनस्मा से 1.5 डिग्री मज़ीद कम है। मीन्स 24.3 डिग्री में से अगर हम 1.5 डिग्री को मज़ीद कम कर देते हैं तो ये तकरीबन 22.58 या 54 बनता है। ठीक है, वेस्टर्न आइलैंड्समा पर सबसे अच्छी तहकीक किससे की? ये सिर्फ 2 मिसालें मैंने आपको लहरी की और बीवी रामन की दी हैं। इसके अलावा केपी कृष्णापूर्ति का एक अलग आइलैंड्समा है, उनकी इसके पीछे एक अलग दलील है और वो उस दलील को मरकज़ बनाते हुए मज़ीद उसमें आइलैंड्समा में तब्दीली की गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से कि स्टैंडर्ड आइलैंड्समा की, तो ये याद रख लीजिएगा कि एनसी लहरी को इंडिया में मुस्तनद तौर पे या सरकारी तौर पर तजवीज़ करके लागू किया गया है और बेशतर इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स एनसी लहरी एनास्मा की बेस पर ही गुफ्तगू कर रहे होते हैं और उसी की बुनियाद पर जायशे बना रहे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। अब आ जाते हैं हम वेस्टर्न आइलैंड्समा की तरफ। एक और कदीम बाबुल बेबलियन की हिस्ट्री पढ़ी है कभी आपने? बेबलियन कहा जाता है इराक के कदीम अरब लोगों को बेबलियन कहा जाता है। इराक का कदीम नाम बाबुल था और उसी की बेस पर इन्हें बेबलियंस कहा जाता है। इल्म नजूम के बारे में मुस्तनद रिवायतें ये हैं कि इल्म नजूम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दुनिया को रोशनास करवाया। ये बात तो मुख्तलिफ जगहों से आपने सुनी भी होगी और पढ़ी भी है। तो हज़रत इदरीस और ये जितने अम्बिया थे, इन अम्बिया का जो नुज़ूल है, अम्बिया बनी इसराइल का जो नुज़ूल है, वो इराक, शाम और उर्दन, इन 3 पट्टियों में बहुत ज़्यादा अम्बिया बनी इसराइल नाज़िल हुए और उन्हें अल्लाह ने मबूस किया और मबूस करने की बुनियाद पर
जो है वो ये किया गया। हज़रत इदरीस के बारे में मुझे भी एक मैसेज आया कि जी मैं उस रेफरेंस को कोट करूँ, तो इंशाल्लाह मैं तो आपको पीडीएफ बुक दूंगा, उसके अंदर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से जो हदीस या रिवायत मौजूद है उसको भी मैं कोट करके आपके हवाले कर दूँ। तो जी इससे सर। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। Okay, व्यवस्था। ठीक है, अब देखें हम आते कदीम बाबुल में जायचों को मुताबिकत रखने के लिए दो सितारे थे, एक अल्दिब्रान और एक इंटेरस। अल्दिब्रान और इंटेरस को बेस बनाया गया था वेस्टर्न हॉरोस्कोप्स के हवाले से, और बुर्ज सौर और बुर्ज अक्रम के 15 डिग्री पर ये सितारे रखे गए। बुर्ज सौर के 15 डिग्री पर अल्दिब्रान और बुर्ज अक्रब की 15 डिग्री पर जो सितारा आज भी मौजूद होता है उसको हम एंटेरस कहते हैं। और क्रिस्टोफर वार्नॉक एक नाम है, आप इसकी वेबसाइट को ज़रूर देखिएगा। वो फिक्स स्टार्स के ऊपर बहुत अच्छी तहकीक है उनकी। वैसे भी एलिनॉइस यूएसए के हैं, और इनसे मैंने वेस्टर्न नजूम के हवाले से भी बहुत कुछ सीखा है, और कुछ नपूश बनाने का कुछ फ़लसफ़े भी मैंने उनसे सीखे। तो आपको ये नाम अल्दिब्रान और एंटेरस बहुत कम सुनने को मिलेंगे। मेरा ख्याल है यूट्यूब पे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे पिछले जब से ये 18 फरवरी को या 8 फरवरी को इसने हलफ उठाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो डोनाल्ड ट्रंप के जायचे में अलगौल इसके जायचे के फर्स्ट हाउस में मौजूद, तो वहाँ से एक नाम अलगौल सामने आया था। फिर अलगौल के ऊपर बेतहाशा यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है, और किसी ने अलगौल की बेसिक्स के ऊपर गुफ्तगू नहीं की कि अलगौल है क्या, उसके असरात क्या हैं, उसको हम पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, या उसका नक्श हमें किस तौर पे फ़ायदा देता है, या उसकी क़ुव्वतों से हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको क्रिस्टोफर वार्नॉक की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप अगर सिंपल नाम भी लिखेंगे क्रिस्टोफर वार्नॉक गूगल पे, उसकी वेबसाइट खुल जाए। यहाँ इन दो सितारों के हवाले से आपको अब एक रेफरेंस देने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवालात पैदा होंगे कि जो बातें हमने आज तक नहीं सुनी हैं वो बातें रज़ा साहब से सुनने को मिल रही हैं। या पहले किसी के ज़बान से इन दो सितारों का नाम सुना आपने? नहीं सर, ये अब तक जितनी नो सर, सब बिल्कुल न्यू है। न्यू है सर, यूनिक है सर। ठीक है ना। अब फैगन ब्रॉडली का आइडेंसमा एक आता है, ये भी हिंदी आइडेंसमा है, और इसके अंदर तकरीबन मज़ीद 1.5 डिग्री का फ़र्क है एनसीलाली से। तो ये मुख्तलिफ, मैंने आपको कहा कि हर बंदे ने एक अपनी रिसर्च और एक रूल बनाया है, और उस रूल के मुताबिक ये सारे आइलेंसमास पलेंगे। इसके बाद एक बड़ा मशहूर आइलेंसमा है कृष्णा पधाती, और केपी सिस्टम में कृष्णा पधाती आइलेंसमा को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में आपको ये केपी आइलेंसमा के लिहाज नाम से अमूमन सॉफ्टवेयर्स में मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये भी एक मशहूर आइलेंसमा था। इसके बाद अगर इंडियंस में आते हैं तो एक और बड़ा मशहूर आइलेंसमा आपको मिलेगा, युकेश्वर युकतेश्वर आइलैंड्स। युकतेश्वर आइलैंड्समा 499 ईस्वी को बुनियाद पर के बनाया गया, तो इस वजह से ये मज़ीद थोड़ा सा एनसी लहरी से भी इसका कम डिफरेंट है। एनसी लहरी इस वक्त अगर 24.3 डिग्री का फर्क रखता है, तो युक्तेश्वर जो हैं वो तकरीबन 22.7 या 5 दर्जा के करीब करीब का डिफरेंस रखते हैं।
ट्रॉपिकल आइलैंड्सवा में और साइबेरियन आइलैंड्स। ये हिंदी नजूम के मुख्तलिफ आइलैंड्समा के बारे में आप कुछ केस आपकी समझ में आई है? मैं कह रहा हूँ कि हिंदी नजूम के आइलैंड शुमार के मुताबिक आपको कुछ बुनियाद समझ में आई? यस सर, डिग्री डिफरेंस है उनकी, तो उन जितनी भी आइनम्स हैं। लेकिन उस डिग्री डिफरेंस के पीछे वो जो प्रिसिशन ऑफ अर्थ का फ़लसफ़ा है, ये चीज़ आपको शायद पहले ना पता हो, क्योंकि नहीं सर, कुछ भी नहीं पता था ये सर आपसे इसमें ना सर। फर्स्ट टाइम पता है सर। तो ये जो ज़मीन का झुकाव है ना, प्रिसिशन ऑफ अर्थ, ये बेस वो है, उस बेस पर ये सारे बनाए गए हैं। जितने भी आइलैंड्समा है ये सारे उसी बुनियाद पर बनाए गए हैं। अब देखें, इसके बाद बहुत सारे नाम आते हैं जिन्होंने आइलैंड्समा पर तहरीक की है। एक नहीं है, बहुत सारे नाम। इसमें रामन स्कॉलिफिकेंट, सुंदलियकर शमूरती, ये भी आइलैंड्समा है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ ट्रॉपिकल आइलैंड्समा के बारे। मीन्स वेस्टर्न नजूम में जो आइलैंड्समा यूज हो रहे हैं, हम और हाउस सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये बेस मैंने ज़्यादा बात वैदिक नजूम पर फोकस इसलिए रखा कि हमारा आगे चल करके सब कुछ जो हमने सीखना है वो इंडियन सिस्टम को ही सीखना है और इंडियन सिस्टम को ही फॉलो करते चलना। तो इसीलिए ज़्यादा फोकस मैंने आपके वैदिक आइलैंड्स पर रखा। हम थोड़ा सा डिफरेंट जो हम बात करेंगे वेस्टर्न आइलैंड्समा के हवाले से भी, क्योंकि हर किस्म का बंदा हमें मुख्तलिफ ऑस्ट्रोलॉजी ग्रुप्स पे भी मिलेगा, हमें फेसबुक पर भी मिलेगा और हमारे अपने ज़ाती हल्का अहबाब में भी मिलेगा। तो हर बंदे की जहनी सतह उस लेवल की नहीं हो सकती जिस लेवल पर मैं खड़ा हूँ या आप खड़े हैं। तो मौलाली का यहाँ पे फिर एक कॉल याद आ जाता है कि अगर तुम किसी को सिखाना चाह रहे, अगर तुम किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हो, तो तुम्हें फिर उसकी जहनी अप्रोच पे जाना पड़ेगा, उसके जहनी लेवल पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल जिस तरह बच्चे को कुछ समझाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है और जवान को समझाने के लिए कुछ उसको जवानी के हवाले से समझाया जाता है। और कोई अधेड़ उम्र है और वो ना समझे तो हम आखिर में कहते हैं कि ये तो बूढ़ा तोता है, इसे पढ़ाना मुश्किल है। ठीक है ना? ऐसे ही कहा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ कैलेंडर रिफॉर्म्स के हवाले से। आपको पता है जो इस वक्त हमारे यहाँ ईसवी कैलेंडर राइज है, उसका नाम क्या है? किसी को मालूम है? अरे नहीं, नहीं मालूम तो ना कर दो यार, इसी को फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल फ्रॉम मोहम्मद नोमान, ये एक आंसर आया ग्रेगोरियन जी सर, हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर है, जिसको ईसवी कैलेंडर कहा। जी सर। ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले एक कैलेंडर राइज था जिसे जूलियन कैलेंडर कहा जाता था, और जूलियन कैलेंडर में 360 दिन का एक साल हुआ करता, जबकि ग्रेगोरियन साल में 365 दिन पूरे होते हैं। ऐसा ही है। ये सर। ग्रेगोरियन बुनियादी तौर पर एक पॉप था, पॉप जिसको राहिब कहते हैं, क्रिश्चियन एक
जिसको पादरी कहा जाता है या फादर कहा जाता है, आप जी, जी। कुछ भी कह लें, वो एक क्रिश्चियन राहिब था जिसने इस कैलेंडर की बुनियाद रखी। उसने बुनियाद रखी किस बुनियाद पे या किस बेस पे, वो समझाने के लिए मैंने आपको ये थोड़ी सी कहानी खोल दी ग्रेगोरियन कैलेंडर की और जुलियन कैलेंडर की। होता ये था कि हर 4 से 5 हर साल जो बाहर के दिन होते थे ना, जब दिन और रात बराबर होती, ये एक खूबसूरती है अल्लाह के इस निज़ाम में कि नौरोज़ का जो दिन होता है उसके दिन रात का और दिन का दौरानिया सेम होगा, ये याद रख लीजिए। और इसी तरह फिर ठीक 6 माह के बाद सितंबर की 20 तारीख या 21 तारीख को रात और दिन बराबर होते हैं। मार्च के बाद दिन का दौरानिया बढ़ना शुरू हो जाता है और रात का दौरानिया कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए कि हम गर्मी की तरफ बढ़ते हैं और गर्मी में रातें छोटी होती हैं और दिन लंबे होते हैं। इस वजह से डे की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है सितंबर से लेके मार्च 20 मार्च से लेके 22 जून तक। 22 जून तक दिन बढ़ते रहते हैं और फिर 22 जून से 22 सितंबर तक दिन कम होना शुरू हो जाता है। 22 सितंबर पर आकर एक मरतबा फिर वही मरहला आता है कि दिन और रात बराबर हो जाते हैं, लेकिन सितंबर के बाद रातें लंबी होना शुरू हो जाती हैं और दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए छोटे होना शुरू हो जाते हैं कि ज़मीन अपने ऑर्बिट पर गर्दिश करती हुई मगरिब की समत में आ जाती है बुर्ज मीज़ान की पट्टी। सितंबर में बुर्ज मीज़ान होता है ना, हाँ जी सर। तो बुर्ज मीज़ान की पट्टी में जब आती है तो वहाँ पर मामलात ये होते हैं कि गर्मी और सर्दी का दौरानिया जो होता है, अब रातें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ होता ये था कि ग्रेगोरियन ने ये नोट किया कि ईस्टर का त्यौहार हर साल चेंज हो जाता। ईस्टर का त्यौहार आपको पता है ईस्टर का किसे कहते हैं? सर क्रिश्चियंस की ईद क्रिश्चियन की ईद। कृष्ण की कल थी। हाँ, कल क्रिश्चियंस की ईद थी और कल ईस्टर था, जो गुजरा कल है, मीन्स 20 अप्रैल। 20 अप्रैल वाले दिन इनकी ईद थी। अच्छा, इनका तरीका कुछ यूं होता है कि ये जो अप्रैल का जो 3rd संडे होता है उससे 40 रोज पहले रोजे रखना शुरू कर देते, ठीक है। और वो 40 रोजे जैसे पूरे होते हैं तो अप्रैल के 3rd संडे पर इनका ईस्टर होता है और उससे पहले जो फ्राइडे होता है उसे ये गुड फ्राइडे का नाम दिया करते हैं। गुड फ्राइडे क्रिश्चियन लोग इसको इस बार नाम दिया करते हैं। खैर, टू दी पॉइंट, हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। सन 1522 ईस्वी में पंडित का नाम आ गया, ये जो ग्रेगोरियन थे, इन्होंने ये पूरा फ़लसफ़ा पेश किया कि ईस्टर का तब्दील होना इस चीज़ की गवाही देता है कि हमने ज़मीन के दौरानिए को कम लिया है, जबकि ज़मीन का दौरानिया जूलियन कैलेंडर की निस्बत ज़्यादा है और हम हर साल 5 दिन से 5.5 दिन का फ़र्क निकालते हैं, तब हम कहीं जाकर के ईस्टर के सही त्यौहार पर पहुंचते हैं।
तो तय हुआ और उस वक्त के बड़े बड़े जो रोम के पादरी हजरात थे यूनान के, वो सारे लोग बैठे और उन लोगों ने इस मसले को देखा भाला और समझा, और समझने के बाद इन लोगों ने एक हल और एक राय तजवीज़ दी कि हम जो गुज़िश्ता साल गुज़र चुके हैं उन सालों में तकरीबन 52 डेज का फ़र्क पड़ चुका है, 52 दिनों का। और 1522 ईस्वी वो साल था जब 2 मार्च की तारीख को तब्दील करके 1 जनवरी कर दिया गया। है मजे की बात। कुछ समझ में आई? सर इतना पीछे ले गए। जी हाँ, सॉरी, 22 फरवरी की तारीख को चेंज करके 1 जनवरी कर दिया गया, और एक साल को 365 दिन 6 घंटे और 17 या 15 सेकंड का तजवीज़ किया गया। ये जो मौजूदा हम साल का जो दौरानिया गिनते हैं, ये दौरानिया बुनियादी तौर सर ग्रेगरी का तजवीज़ किया हुआ दौरानिया है, और ग्रेगरी ने ही इसको तजवीज़ किया था। और यही वजह है कि जब हम 365 दिन 6 घंटे के हिसाब से 3 साल गुजार लेते हैं तो 3 सालों बाद 18 घंटे एक्सिस हो जाते हैं, और जो चौथा साल का 6 घंटे एक्सिस होता है उसको मिला करके हम उस लीप ईयर में फरवरी को पूरा बात फरवरी को हम 28 के बजाय 29 दिन का करते हैं। तो वो जो 6 घंटे का डिफरेंस आता है 365 दिनों के बावजूद जो 6 घंटे का डिफरेंस आता है वो लीप ईयर में आकर के फिर दोबारा सी हो जा। ये जो फार्मूला प्रोजेक्ट किया था, और ये फार्मूले की जो पूरी एक तहकीक है और जो इसका सहरा है वो बुनियादी तौर पर ग्रेगोरियन के सर जाता है, और ग्रेगोरियन ने इस को पेश किया। आपको मैं मज़े की बात बताऊं, सबसे आखिर में रशिया वो मुल्क था जिसने पंडित ग्रेगरी के इस फ़लसफ़े को फॉलो किया। और कब फॉलो किया? आपकी दूसरी जंग अजीम के बाद 1952 या 51 में रशिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर को राइज किया गया है, वरना रशिया में इससे पहले जूलियन कैलेंडर चला। और रशियन टेरिटरीज में ये जितनी रियासतें आती थी जो मौजूदा ये ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और ये जितनी भी 26-28 रियासतें थी, ये सारी उस वक्त तक जूलियन कैलेंडर को फॉलो कर रही। एनीवे, ये कैलेंडर की भी एक छोटी सी कहानी थी, ये आपकी मालूमात में इजाफे के लिए। देखिए, हम बेसिकली नजूम पे जब बात कर रहे होते हैं तो नजूम में सिर्फ सितारे नहीं आ जाते, नजूम में कैलेंडर भी आ जाता है। लोग आपसे ये भी पूछेंगे कि नया चांद कब हो रहा है, या ये जो नए चांद का ऐलान किया गया है ये दुरुस्त है, गलत है। ये सब चीज़ें एक आम मुनज्जिम से सवाल होते हैं, इसलिए कि इसके पीछे एस्ट्रोनॉमी वर्क कर रही होती है, और हम एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक एस्ट्रोलॉजी के जो इफ़ेक्ट होते हैं सितारों के, हम उनको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। बेसिकली तो एस्ट्रोनॉमी ही हमें सितारों के दर्जात देती है। जैसे नासा वाले हैं, नासा वाले एफएमएरीज दे रहे होते हैं, जिस तरह स्विट्ज़रलैंड वाले हैं, वहाँ से हमें स्विस एफिमेरीज मिल रही होती हैं। अब उन्हीं स्विस एफिमेरीज को जमा तफरीक करके ये दीगर जो इंडियन आइनेंसवास हैं ये बनाए जाते हैं, और इनको बुनियादी तौर पर एफिमेरीज कहा है। एफिमेरीज
सालाना सितारों की गर्दिश, पर डे की गर्दिश, कि कौन से दिन कौन सा सितारा कहाँ होगा, किस बुर्ज में गर्दिश करेगा और किस बुर्ज में दाखिल होगा, रजत में जाएगा या उसे ग्रहण की कैफियत का सामना होगा। ये तमाम चीज़ें हमें बेसिकली एस्ट्रोनॉमी प्रोवाइड कर रही होती है। उन चीज़ों को हम एस्ट्रोलॉजी में इंटरप्रेट कर रहे हो। तो अब तो खैर वो वक्त नहीं रहा कि हम लोग बजाते खुद आसमान पे सितारों का मुशाहिदा कर, वरना कदीम यूनान वालों ने ये जो बुर्जों की शक्लें बनाई हैं, कैप्रिकॉर्न है, बकरे की तरह नज़र आता है, स्कॉर्पियो है, बिच्छू की तरह नज़र आता है। अब आप ये सोचें कि बिच्छू की तरह नज़र क्यों आता है, इसका आप लोग अमली मुशाहिदा करना चाहेंगे? आप अपनी आंखों से देखना चाहेंगे कि कमर दर अकरब में कमर वाकई बुर्ज Yes, sir. अकरब में होता है या नहीं होता? मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। आज अप्रैल है तो शम्स अगले महीने शम्स का दाखिला जो होगा वो बुर्ज सौर में होगा। नहीं, बल्कि आजकल ये शम्स जो है वो बुर्ज सौर में चल रहा है। इस महीने का कमर दर अकरब हिंदी हिसाब से, इंडियन हिसाब से याद रखिएगा, वो चांद की 13 और 14 तारीखों में बढ़े। जब शम्स तारस में होगा तो कमर दर अकरब चांद की 13, 14, 15 तारीखों में पड़ता है। ये एक अंडरस्टूड बात ना होता, बहुत सादी सी एक सिंपल सा फार्मूला था। अब ये जो कमर दर अकरब आएगा ना, मैं बल्कि आपको एक तारीख मेंशन कर दूंगा कल ग्रुप में, और आपने उस रात कमर दर अकरब का मुशाहिदा ज़रूर करना है। पूरा चांद आसमान पे। आसमान में जी सर। खुली आंखों से, कोई दूरबीन की जरूरत नहीं होगी। यार, चांद की जो गोलाई है वो बुनियादी तौर पर बिच्छू का पेट बनी हुई होगी। चांद के बिल्कुल बैक पे 9 सितारों की एक लड़ी होगी जो जिसमें वो मुड़ी हुई बिच्छू की दुम बनी होती है। जैसे मुड़ी हुई दुम होती है ना बिच्छू की, आपने देखी होगी, यस सर। वो बिल्कुल इसी तरह बनी हुई हो। और चांद से आगे जैसे वो बिच्छू के 2 टंक होते हैं ना, जो मुंह बने होते हैं, जी जी जी। वो दोनों मुंह बने होंगे सितारों की झुरमट से, सितारों की अलाइनमेंट से। ये मुशाहिदा आप बज़ाते खुद कर सकती हैं, और मुझे इस मुशाहिदे में के करने का तजर्बा जो सिखाया वो मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम आज इस दुनिया में नहीं हैं, मेरे एक बड़े अच्छे मोमिन भाई थे, अली नासिर धारेजो। अली नासिर धारेजो ने मुझे इस तरह पावर किया और इसने कहा कि भाई हिंदी नजूम बिल्कुल ठीक है, आप यूनानी नजूम के मुताबिक भी कमर दर अकरब देख लें और हिंदी नजूम के मुताबिक भी कमर दर अकरब देख लें, आपको वाकई कमर दर अकरब जो है वो हिंदी नजूम के मुताबिक बिल्कुल बिच्छू की शक्ल में नज़र आएगा, यूनानी नजूम के मुताबिक बिच्छू की शक्ल में नज़र नहीं आएगा। ये मुशाहिदा आप भी कीजिएगा। ये वही सर से इंशाल्लाह। बात निकली तो कम से कम आप गवाही देने जैसे हो जाएंगे। क्या यार, हम बाकियों की तो बात नहीं करते, लेकिन ये कमर दर अकरब आपको से देता है, ठीक है। जो मुशाहिदा ये हमने आंखों से देखा, इसके लिए ये किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं है। जी सर। ठीक है। साइडेरियल और ट्रॉपिकल आइनेंसमा, ट्रॉपिकल आइनेंसमा में बुनियादी तौर पर एक तो 0 डिग्री का आइनेंसमा है ही, जिसको हम ट्रॉपिकल आइनेंसमा कहते हैं, जो हमें नासा या स्विस एफिमेरीज प्रोवाइड करती हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 360 डिग्री लैटिट्यूड की बुनियाद पर। इसमें से
साइडेरियल आइलैंड्स नफी नहीं किया जाता, ये एज इट इज वही जीरो बेस लेकर के बताया जाता है। और इस आइलैंड्समा में मैं आपको सिर्फ 4 आइलैंड्समा के हवाले दे रहा हूँ। एक आइलैंड्समा यूज़ होता है रैकीमोंटोनियस, ये यूनानी नजूम में यूज़ होता है। रैकीमोंटोनियस आइलैंड्समा का कमाल ये है कि ये आइलैंड्समा बुनियादी तौर पर आसमान पर जितने बुर्ज हैं उन बुरूज के जो असल साइज़ है, देखें ये याद रखिएगा कि हम जो नक्शा इस्तेमाल करते हैं ना साइची का, ये इसमें हर बुर्ज 30 डिग्री का होता है, हर बुर्ज 30 डिग्री का होता है। इसको कहा जाता है इक्वल हाउस बेसिस है कि हर 30 डिग्री का होगा। 12 तिया 60, 12 तिया 36, 360 डिग्री का हो गया। लेकिन रैकीमोंटोनियस में क्या होता है कि हाउस सिस्टम को आसमान पर मौजूद बड़े और छोटे बुरूज के दौरानिए के लिहाज से रखा है। अब आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, आपने सुना होगा कि मुश्तरी कैंसर में आ रहा है। शर्फ की बहन है यूनानी टॉरस। ना ना ना, अच्छा यूनानी में, ओके ओके ओके। वैदिक में तो अभी जेमिनी में आना है। वैदिक में अभी जेमिनी में आना है, लेकिन जी सर, जी सर। मई के आखिर में मुश्तरी ने ट्रांजिट कर जाना है जेमिनी। आप हैरत अंगेज तौर पे देखेंगी कि जेमिनी में मुश्तरी का क़याम 6 साढ़े 6 महीने नजर आएगा। तो छोटा साइज भूमि की वजह से नहीं, छोटा साइज होने की वजह से नहीं, इसलिए कि शम्स जुपिटर के बिल्कुल साथ साथ पीछे पीछे आ रहा है, और शम्स जिस भी सितारे से करीब होता चला जाता है उस सितारे की वेलोसिटी में रफ्तार भी इजाफा कर रहा है। ये भी एक नई बात है जो आपको शायद इससे पहले कभी किसी ने ना बताई हो। नहीं फर्स्ट टाइम है सर, फर्स्ट टाइम। ये याद रखिएगा, आप कभी भी नोट कर लें, जब भी कोई भी सितारा शम्स के करीब होगा उसकी रफ्तार में इजाफा होता है, और जो सितारा शम्स से जितना दूर होता चला जाएगा उसकी रफ्तार में कमी आ जाएगी। हत्ता कि जब 112 दर्जे से ज़्यादा सितारे दूर होते हैं, जिसमें खसूसन आपका मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, फिर तीनों सितारे जब शम्स से 110 से 12 डिग्री दूर होते हैं तो ये एक मर्तबा रुक जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हालत मुस्तकीम। ठीक है, डायरेक्ट होना, किसी भी सितारे का डायरेक्ट होना, और डायरेक्शन होने के बाद ये सितारा वापस उल्टी चाल पे आता है सूरज की कुर्बत हासिल करने के लिए, जिसको हम रजत कहते हैं या रेट्रोग्रेशन कहते हैं। अब ये रेट्रोग्रेशन का एक छोटा सा फलसफा है। रेट्रोग्रेशन का ये फलसफा भी आपने पहले सुना है कभी किसी से? नहीं सर। अच्छा सर, आपने बताया मुश्तरी, ज़ोहल और थर्ड कौन सा बताया प्लेनेट? मुश्तरी, मरीख और ज़ोहल, मेरी, ठीक है। और प्लस ये जो 3 आउटर हैं जिसमें यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो है, ये ब्लड होगी सर। लेकिन चूंकि वो हमारे सब्जेक्ट में शामिल नहीं है तो इस वजह से मैंने उनका नाम नहीं लिया। ये 110 से 12 डिग्री जिस वक्त शम्स से दूर होते हैं भी बुनियादी तौर पे रजत पेश रहे जाते हैं, और जैसे ही ये शम्स से 110 या 12 डिग्री पर शम्स आ जाता है इनकी पैक पे, तो फिर इनकी हालत इस्तकामत की तरफ आ जाती है और इनकी रेडोब्रेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, लेकिन बहरहाल
इसमें मैं समझता हूँ कि आपको समझने को कुछ ना कुछ अच्छा मिला हो। बहुत का सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, सेकंड, ज़ोहरा को और अतारक को रजत क्यों होती है? इस पे बहरहाल हम डिटेल से बात करेंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन अब रजत का फ़लसफ़ा आ गया है, तो मैंने कि 2 सितारों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ज़ोहरा और अतारक कभी भी 45 डिग्री शम्स से आगे या पीछे नहीं जाते, कभी। ये शम्स के ऑर्बिट से 45 डिग्री के अंदर अंदर है, और यही वजह है कि बहुत कम आपको चूँकि शम्स और ज़ोहल, अब ज़ोहल की तीसरी नज़र है जो शम्स पे पड़ती है, जो तस्दीस जिसको कहा जाता है ना, 60 डिग्री अलाइनमेंट, वो 60 डिग्री अलाइनमेंट हिंदी नजूम में सिर्फ शम्स और ज़ोहल की बनती है, बाकी किसी सितारे की नहीं बनती, या मरीख की या फिर अतारद और ज़ोहरा की बनती है। ये 3 सितारे ऐसे हैं जो शम्स के साथ 60 डिग्री की एक सेमी ट्राइनल कंडीशन बना रहे हैं। ये भी एक दरिश्ती और नज़रात की बात थी जो बीच में आ गई है, तो अ, आपको अपडेट्स करता जा रहा हूँ। इसी का बहुत सारा कुछ मटेरियल होता है माइंड में, बाज़ औक़ात बात से बात निकलती है तो वो उसकी डायरेक्शन कहीं की कहीं चली जाती। खैर, एनीवे, आप आइनस्मा के हवाले से कोई भी सवाल अगर आपके माइंड में है, पहले तो आप बेधड़क सवाल पूछिए। कोई सवाल आप आइनस्मा के हवाले से या कैलेंडर के हवाले से करना चाहते हैं तो पूछिए। सर मुझे वे कंफर्म करना था, जैसे इंडियन है, जी। जैसे आपने इनका बताया कि ये अपना कैलेंडर फिक्स किया हुआ है, हम्म। वो मून की डेज के हिसाब से किया हुआ है। नहीं, देखें, हिंदी कैलेंडर जो होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पंचनाग भी देखते हैं, ये जितने इनके मजहबी त्यौहार होते हैं और उसके हवाले से जो तारीखें होती हैं, तो ये हर साल के पंचनाग अलग अलग फिक्स कर रहे होते हैं। आप एस्ट्रोसेज की वेबसाइट पे कभी जाइए, एस्ट्रोसेज आप यूज़ कर रही हैं ना, यस सर। तो एस्ट्रोसेज की आप कभी वेबसाइट पे जाए और उस वेबसाइट पर जा कर के आप उनका इंडियन पंचनाग कैलेंडर दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके उसको ज़रा देखिए। ठीक है सर। उसमें मुझे सारे मजहबी त्यौहार दिए हुए, उसी पंचनाग कैलेंडर में राहु काल भी दिया हुआ होता है कि दिन के 3 घंटे ऐसे होते हैं, बाज़ औक़ात 1 मरतबा और बाज़ औक़ात 2 मरतबा, 3 घंटे का, 2.5 से 3 घंटे का वक्त ऐसा होता है जिसको राहु काल कहा जाता है इंडियन इंडियन टाइम के मुताबिक। हमारे यहाँ इसको कहा जाता है आजा। हाँ, बस अभी ट्यूशन वर्क का डिस्टर्ब है। हाँ। ग्रुप पे लिख रहा है। हाँ हाँ। हेलो, आवाज आ रही है ये? जी के सर, जी सर, कॉल सर।
अच्छा, मैं हम बात कर रहे थे, मैं सैयदा लखनवी के सवालों का सवाल का जवाब दे रहा। तो ये जो भी कैलेंडर के बारे में उन लोगों को यही अपनी फिलॉसफी है मजहबी त्योहारों के हवाले से। अच्छा, आज आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मोटी सी। आप जितने भी ग्रुप के लोग हैं यहाँ पर, जी सर। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। इन इंडियन ये था इतना ना कैलेंडर ड्यूटी वर्कर को कसर है कि जब मार्च अप्रैल में इनकी गालिबन होली का त्योहार आ, होली के त्योहार के फौरन बाद गर्मी पड़ गई सर, ये आपने नोट कर लीजिए। और अक्टूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में इनका दिवाली का त्योहार आ रहा। दिवाली के त्योहार के फौरन बाद मौसम से तब्दीली आ जाना ये हो जाएगी, ठंड पड़ जाती। इन दो बातों को आप लाई नोट करें और नोट भी कीजिएगा और देखिएगा कि ये लोग अपने सिस्टम को, अपने क्लाइमेट में, वो अपने वेदर किस हद समझते हैं। ठीक है, हम उन्हें कह रहे हैं या हम लोग तो हमारा सच है या लोग मेरा बहुत आप सिर से भी कर रहे हैं, हम इतने धोखे की ज्यादा कर रही है, ये भी कर रहे हैं और कौन चीजें करते हैं। सब चीजों से ठीक है, मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ छोटी सी। और मजे की बात आपको बताऊं, जैसे बैसाखी का मेला होता है ना, बैसाखी के मेले के फौरन बाद बाहर शुरू हो जाता है। बाहर जब पीक पॉइंट होती है बैसाखी का मेला डाला, ये इनके टिप्स कैलेंडर या हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं जिनको ये देते हैं और सारा फलसफा ये इन्होंने कैलेंडर बनाया है। ठीक है, मेरी बात में समझ में आई आया वो सही है था। ये यस सर, जी सर। तो ये चीजें आप जरूर एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन जरूर में रखें। यस सर। और मेरी एक ग्रुप में भी अक्सर एक बात आती रहती है और मैं कहता रह रहा हूँ कि भाई आप जब सवाल ले करके यहाँ किसी का सवाल लेकर आए हो, वो बंदा तो अपने घर बैठा है, उसका फीडबैक आप देना, आप ही की कैसे पता लगेगा कि कौन सच है, कौन गलत है, कौन दुरुस्त है, कौन दुरुस्त नहीं। तो इन सब चीजों को अब वहां पर अगर वर्स कर ले रही किसी ने सवाल पुट किया और उसके बाद मुख्तलिफ जितने में सब काबिल है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब काबिल है। तो उनके जवाबात को मैचिंग करने में आप लोगों को सीखने में ये असेसमेंट मिल जा रहा है कि भाई इसी बंदे के जवाब को सवाल करने वाले ने परफेक्ट कहा है, तो हम उस जायचे को भी देखे हैं और वो कौन सी बुनियादें हैं, कौन सी ऐसे क्लू हैं जिनकी बुनियाद पर जायचे ने ये बातें सामने आई। जी सर, प्रेडिक्शन सही आई। प्रेडिक्शन सही आई। अच्छा, वही चीज फिर आपको आगे सीखने में मदद करेगी। ऐसे सर की बात काट रही हूँ, यही तो प्रेडिक्शन देखकर आपसे पढ़ने की चाहत हुई थी कि आपकी प्रेडिक्शन इतनी डिटेल में होती थी कि वही ये सोचा था कि सीखना आपसे ही, अगर पाकिस्तान में किस सीखना है तो वो आपसे बस। बड़ापन है सैयदा, मैं एक गुमनाम सा बन रहा हूँ। नहीं सर, तारीफ। सर माशाल्लाह, सर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है सर।
एक्सपीरियंस को हमारे यहाँ कॉल नहीं किया जाता भाई, हमारे यहाँ कॉल किया जा रहा है कि किसी की जर्नी करिए। नहीं सर, हीरा हमेशा छुपा हुआ होता है। सर आपका जंतरी में आर्टिकल्स पढ़ा है, बहुत जबरदस्त है सर, सुन के मैं ज्यादा इम्प्रेस हो गया सर, आपके बहुत पहले से पढ़ रहा था सर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई राजा वजाहत आपका भी। और नेक्स्ट क्लास में हम हाउस सिस्टम और हाउसेस करेंगे। पहले हमने 12 घरों को समझना है कि 12 घर लाइफ के किन किन मैटर्स को, हमारी बॉडी के इन 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 पार्ट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उनकी माहियत क्या है, आया जो फिक्स साइन है, मुनकलिद है या ज़ोजस्ते हैं, मूवेबल हैं, इस तमाम चीज़ें ये मैंने तीन चार खुसूसियत चलो रहा था कि चार रूल्स को जी सर, थोड़ा इंग्लिश के वर्ड भी बोल लिया करें, क्योंकि मैंने इंग्लिश सुने हुए हैं, मुझे उर्दू लफ्ज समझ नहीं है। असल में देखे आप तो सही है, ये पूरा लेक्चर ही इंग्लिश में दे दूंगा। नहीं नहीं सर, मतलब जिस दिन आपने तस्दीस बोला, अब तस्दीस क्या है वो मुझे, मेरे लिए मुश्किल है लाजो, उर्दू में मैंने पढ़े नहीं, उर्दू मैंने बिल्कुल नहीं सुनी। साथ में वो इंग्लिश वर्ड भी बोल देते, जिनको उर्दू समझ में नहीं है तो उनको आसानी होगी, जिनको उर्दू है उर्दू समझ में आएगी सर। चले बहुत आसान है सर, ये है सर। ऐसा सही है। चले नेक्स्ट टाइम हम दोनों वर्ड्स को फॉलो करेंगे, इंग्लिश को भी और उर्दू को भी। अब जैसे दरिश्ती कहा जाता है नजरारा को हिंदी में, उर्दू में नजरारा कहा जाता है, इंग्लिश में का कहा जाता है। एक्सपेक्ट कर, बिल्कुल सर, एक्सपेक्ट। तो नजर हम इसी तरीके से सर उससे थोड़ा सा ये फायदा होगा कि जैसे आपकी यूट्यूब पे वीडियोस जाएंगी तो जो सुनने वाला है, हो सकता है किसने इंग्लिश वर्ड सुने में, तो उसको समझने में आसानी है। नहीं, मेरी कोशिश तो यही है कि मैं सादे अल्फाज में भी इसलिए भी बयान कर रहा हूँ, मेरी बहन के इन सादे लफ्जों का मानी जो आम मनदार समझ सकता है, लेकिन ये जो टेक्निकल वर्ड है ना, जैसे प्रिसीशन ऑफ वर्ड है, अब प्रिसीशन ऑफ ये टेक्निकल वर्ड है, जमीनी झुकाव, प्रिसीशन ऑफ अर्थ का वहाँ पे अगर जाते हैं या कहना है ये गूगल ट्रांसलेटेड में या चैट जीपीटी में, तो वहाँ जाकर के इसका आपको मीनिंग नहीं कुछ और मिलेगी। प्रिसीशन क्या कहते हैं, जमीन का फर्क को कहते हैं, प्रिसीशन फर्क को कहते हैं, और अर्ध जमीन को कहते हैं। तो जमीन का फर्क, अब जमीन का फर्क कहाँ से है, यूं है इस तरह से यूरी लॉजिक वहाँ पर आपको कर्तव्य में नहीं लगा करिए। तो ये थोड़ा सा मुझे ये एक लेक्चर बनाने में ना बातों पर टेल लग जाता है, क्योंकि मैं चैट जीपीटी से ले रहा होता हूँ, उसमें मैं अपने जैसे वर्ड में मिला रहा होता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मरूर हो गई हैं, जिनको ऐसी रिसर्च है जो रिसर्च अब काबिले एतमाद नहीं गई, या उसकी जगह जदीद रिसर्च ले रही, तो हमें इज्जत से पीछे नहीं आना। दूसरी बार जब मैं जायचे के घरों गुफ्तगू करूँगा तो दीवी रामन ये किताब है जिसने 12 भवन के बारे में भी मंसूबा लिखी हैं, उनकी पेजेस की कॉपी और कॉपी सियासत, वो मैं आपको हर वीडियोस में साथ में प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप उसको वक्तन देख भी लें। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हाउस रिलेशन की सूरत में से सामने आई। फर्ज कर लेते हैं कि हम आपके छोटे बहन भाइयों को तो तीसरे घर से ले लेते हैं, लेकिन अब आपके सौतेले बहन भाइयों कहाँ से ले? जी सर, जैसे स्टेप मदर है उसे कहाँ से ले, स्टेप फादर है, स्टेप मदर है, स्टेप फादर है, ऐसी कहाँ से चला जाए? बेसिकली इस आपका जो फोर्थ हाउस है वो आपकी रियल मदर है। यस सर।
आप फोर्थ हाउस से नाइन्थ हाउस है वो आपका बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन मैं इसको 10th हाउस ही दिया जाता। ये जो बायोलॉजिकल फादर वाला रूल है ना, ये इंडियन सिस्टम आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर वो गुरु है, शायद गुरु की वजह से फादर कहते हैं कि टीचर है तो टीचर भी फादर है। नहीं, आप देखिए बायोलॉजिकल पे आया हुई थी। बायोलॉजिकल जी साहब। ये है कि वो मर्द या वो औरत, जिन दोनों के मिलने से एक वही चीज की तकलीफ। एक इंसान भी है या Yes, sir. कोई तो वो तो ससुरे में मिल लिया। जैसे वो कहते हैं 9th से 9th जो है वो 5th हाउस है। हाँ, नहीं ना वो फिफ्थ हाउस है, लेकिन ये मैं समझता हूँ हमारे कल्चर में अवेलेबल नहीं है इसी से कि हम अभी अल्लाह के फजल पर्पस से ही बेरार उधर से पा रहे हैं। नहीं है बिल्कुल सही। जितनी बेरारी में इंडिया जा रहा है ना, हम इतने बेरार शिकार ही हुए हैं। तो मैं इन चीज़ों को इसी तरीके से नहीं देख सकता था। वाह डिस्कशन जरूर करूँगा, वाह भी करूँगा, लेकिन कि आप लोगों को भी इनकी से करूँगा क्या आपको उसके रियल सिनेरियो में देखिए, असल उसके माँ बाप से में देखा जाए, ताकि भाई जब पहले से अपोजिट से सारा आपका स्पाउस से एक कॉमन सेंस 10 हो गया बिल्कुल सर। तो फोर्थ से 10 बनवा दीजिए, 9 नहीं बनवा जाए। इसी तरह अगर थर्ड आपके छोटे बहन भाई है, ये 9 आपके बड़े बहन वो 11th हाउस नहीं 9 ही दे लिया जाएगा। आपके बड़े बहन भाई 9 दिया जाएगा, 11 दिया जाएगा आपकी मिशी एडवाइजर सलाहकार। अच्छा ये थोड़ा तो बहुत डिफरेंस है हॉट में नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में। इसको हम अब के साथ साथ क्लियर इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, ताकि किसी किस्म का कोई मोबाइल वाला ना रहे, किसी भी किस्म से कोई दो माइंड में ऐसे बात हो किसी से ऐसा है नहीं रहेगा। सर मैंने पाकिस्तानी एक एस्ट्रोलॉजर थे उनकी वीडियो देखी थी, वो सामविला हिल के हैं, कोई नाम नहीं मुझे उनका याद। वो बता रहे थे कि 11th हाउस जो है आपके बड़े बहन भाई हैं और 3rd हाउस आपके छोटे बहन भाई। लेकिन मैं यहाँ को एक साजिश से लग रखा था, साजिश आरा समझाए। जिस तरह आप मैंने अभी बात की ना कि जी सर। अब आपने खुद ही कहा कि नाइन हाउस लाइफ से गुरु जी सर। तो बड़े बहन भाई ये होते हैं, वो बाबा के बाद हमारी पाँच जगह जगह बेशक 100%। तो वो एक लॉजिक जी नाइन हाउस को बड़े बहन भाई हो या आजादी अभी अभी जगह रहती है। लेकिन उस अगर सैलरी से देखा जाए तो ठीक है सर। लेकिन 11th हाउस से नहीं बना, 11th हाउस की कोई लॉजिक बनती नहीं है। ठीक सर। और मजे की मैं हमें आगे भी याद आ रहा हूँ क्या और वर्तत माइल वेल तो जाइल वेल, ये तीन तरह के हाउसेस हैं। अब इस बारे में भी आप ये के वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी, ये पर्शियन की टर्मिनोलॉजी है, इसको अडॉप्ट किया वेस्ट वाले मगरिब वाले। तो वतत और तारात बस ओ 7 and 10, this is just the whole way made of your horses। या आपके अभी इसके 4 आई मेलर है, इन वो वतत कहा जा, ठीक है क्या। इससे जो अगला घर है, पहले से सिलसिला माइल वेलद है, चौथे से 5वां माइल वेलद है, 7वें से 8वां माइल वेलद है, 10वें से 11वां माइल। 6 हाउसेस सर। मीन्स आपके वतन का रिजल्ट अगले घर से मिलता है। ओके सर। 2, 5, 8 और 11। जी आप देखें ना कि पहला घर आपकी पर्सनैलिटी या शख्सियत है, तो सेकंड हाउस जो माइल है वो आपकी आमदनी और आपकी माली जी होकर फैमिली में ही ना सर,
फैमिली भी है सर, बिल्कुल उसमें है, फैमिली भी है, आपकी बोलचाल है, आपका खाने का स्टाइल है, आप खाने में चीजें पसंद करे हैं आपके लिए और आपकी कहते उल्लाना और आपकी थॉट जिसको सोच क्या कहते हैं, सोच भी आपकी जो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपका सेकंड हैंड है और आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो बेसिकली आपका 12th हाउस है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम इंशाल्लाह हाउसेस से पढ़ेंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। सर सर आपने वतद बताया, माइल वतद बताया, और थर्ड जो है जाइल 3-6 जाइल 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 ठीक। जी ये आपकी टाइमिंग क्या है? ये कितने से कितने बजे तक है? भाई ये 10 बजे शुरू होती है, फिर 1.5 घंटा या और आगे का कोई टाइम नहीं है, आगे का कोई टाइम नहीं। आगे का कोई टाइम नहीं है। घंटे में सल्लम हो तो उसके लिए 2 घंटे में 3-6-9-12 जी 6-9-12 देखिए सर जाइल जो आपने बताया। मैं बता 9th हाउस ऑलरेडी किरकिरोन का घर है ये, जी सर 159। 1-5 तो इसलिए 9th हाउस वो जायब वतत ये जमजम से जारिया है, खारिज कर जाए। ओके सर, क्योंकि वो आपसे भागे का घर है, आपकी किस्मत का ठीक घर है, है। किस्मत का घर है जी सर। तो इसको लक हाउस लक हाउस तो उसको जाइल वतत नहीं लिया जाता, ठीक है ना। इसी तरह 4-8 कल कौन सा सब्जेक्ट होगा? सर कल नहीं है ये, अब आपकी सर वो पूछ रहे सब्जेक्ट पूछे शायद। सर मैं सब्जेक्ट तो एस्ट्रोलॉजी ही है, अब आप चैप्टर पूछे थे बार बार पर ये कि अब हम जुमेरात को ये रखा में है नेक्स्ट दे देते हैं। नेक्स्ट कौन सा होगा? नेक्स्ट हमारा किस डे? फ्राइडे, अच्छा ठीक है, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे एंड मंडे ये दो दिन लास्ट सर संडे रुके संडे जो आपने बताया था लास्ट में आपने था स्किप करना था संडे, ठीक है सर। संडे इसलिए मैंने इस चीज किया, ये सही वो मेरी बहन कहीं दावतें हुए नहीं है, यही आउटिंग हुई है। हमारे यहाँ ये सर जन्मदिन रेसती या इस तरह के जो इवेंट है वो लीव ये मेरे जाते हैं छुट्टी के दिनों में, वो मेरे मिस जाते हैं। तो वो जाहिर है कि ऐसा हो गई है यहाँ। और मजे की बात आपको ये भी बताऊँ ना कि हमारे यहाँ आजकल गलासियाँ हुई थी भी ज़्यादा रात में, क्योंकि समय मिलता है। तो सब चीज़ों को मैंने बंदे नजर रख के सजे को ये किया गया कि सजे को फिर ट्राई किया। जो भी इंजॉय वाई ना जाता है वो अपनी बड़ी मशीन से आएगा, अरे हमारी दादी वाले में और जिम्मेवारी करेगी इंशाल्लाह। तो इस तरीके से हम इसका दौरानिया लेंगे चले जाएंगे। अपनी दुआओं में हमें आप याद रखिएगा, मिले फ्राइडे इंशाल्लाह। बहुत इंशाल्लाह। खुदा हाफिज सर। जज़ाकल्लाह सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम।